हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने पुराने चैनल में यूनिक फिजिक्स बाय डॉक्टर दयाल। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एनडीए 2023 के लिए सेट नंबर 5। सो सेट नंबर 5 के लिए रेडी रहिए। अब हम स्टार्ट करेंगे 25 क्वेश्चंस। सो 25 क्वेश्चन 11th क्लास 12th क्लास से रिलेटेड है, जैसा कि एनडीए एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोनों को मिलाया गया है। देखते हैं क्या बन के आता है। सो बी रेडी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सदिश A इज इक्वल्स टू 5i माइनस 12j। ओके, में की दिशा में इकाई सदिश क्या होगा, इसमें आपको बताना है इकाई सदिश क्या होगा। अच्छा, जितने बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं सभी बच्चे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, गुड। किया, जितने बच्चों ने कर लिया आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा। ए वेक्टर दिया हुआ है आपको 5i माइनस 12j, इसकी में इकाई सदिश निकालना है। तो इकाई सदिश आपका रहता है ए कैप। ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइड में मॉडुलस ऑफ ए। ठीक है, तो ए वेक्टर आपके पास कितना हो गया 5i माइनस का 12j, और इनका मॉडुलस कितना आएगा अंडर रूट में 5 का स्क्वायर हो गया 25, 12 का स्क्वायर हो गया 144। तो 144 प्लस आपका 25 मिलाकर हो गया आपका 169। 169 का अंडर होता है 13, तो 1/13 5i माइनस का 12j। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट स्लाइड। मुक्त आकाश में एप्सिलॉन नॉट वैद्यशीलता की इकाई क्या होती है। सो द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इज, तो जैसा कि फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो यहां से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला निकाल के दिखाएंगे। तो पहले एप्सिलॉन नॉट निकालिए। एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाएगा भाई, यहां से Q1 Q2 ओवर 4 पाई कांस्टेंट F R स्क्वायर। ओके, तो Q1 Q2 क्या हो गया, कूलम स्क्वायर, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन, कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिस इज थर्ड क्वेश्चन। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है। तो पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला जैसे कि आपको पता है, एक बार और लिख दे रहा हूं। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला S इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। सो S इज इक्वल्स टू F बाय L। फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स किस में मेजर करेंगे, न्यूटन में, लेंथ किस में करेंगे, मीटर में। तो आंसर आ गया न्यूटन पर मीटर। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पेश किया जाए बच्चों के सामने। ऐसा ही मात्रक हो गया सरफेस टेंशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से ट्राई करेंगे, एक बार क्वेश्चन रीड कीजिए। क्वेश्चन रीड कीजिए। जब तक एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मैं आपको दे देता हूं कि आफ्टर योर एनडीए एग्जाम, जो ये 16 अप्रैल को होने वाला है, इसके बाद हम एनडीए, नेवी, एयरफोर्स जिसमें अग्निवीर है, इन सभी के लिए न्यू बैच अनाउंस कर रहे हैं। तो जो बच्चे हमसे ऑफलाइन में या ऑनलाइन में पढ़ना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए 9359755579। आप इस नंबर से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। न्यू बैच के लिए हमारा यूनिक फिजिक्स के नाम से ऐप भी है, तो जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप के माध्यम से आप फुल कोर्स भी पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए। तो बाकी बच्चों ने भाई क्वेश्चन पढ़ लिया होगा।
क्या लिखा हुआ, अ बॉडी हैज स्पीड v, 2v एंड 3v इन द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एज सेकंड 1/3 डिस्टेंस एज थर्ड 1/3 डिस्टेंस इट्स एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला। एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको याद है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो औसत दूरी बराबर हमेशा लेते हैं कुल दूरी बटे कुल समय। और ठीक है, औसत चाल एवरेज स्पीड को हिंदी में बोलते हैं कुल ठीक है बिल्कुल, एवरेज स्पीड को जो बोलते हैं वो औसत चाल है। एवरेज वेलोसिटी आपका जो रहेगा औसत वेग रहेगा। सो औसत चाल जो है वो क्या बनती है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट से। तो इसका क्या आंसर आना चाहिए, यहाँ पर एक की वेलोसिटी v गिवन है, एक की 2v गिवन है, एक की 3v गिवन है। तो हमने पहले इसका फॉर्मूला लगाया औसत चाल का। तो औसत चाल इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी गिवन है आपको, s प्लस s प्लस s गिवन है। सो तीनों s डिस्टेंस हो गए। अब डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या नीचे क्या लेना है, टाइम। सो समय बराबर हुआ दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी s, चाल कितनी v, फिर s, फिर चाल कितनी 2v, फिर s, फिर चाल कितनी 3v। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आना चाहिए आपका 18/11 v। आंसर निकाल के चेक कर लीजिए, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिया हुआ है, एक समान वृत्तीय गति में वेग एवं त्वरण दोनों अचर होते हैं। त्वरण एवं चाल अचर होते हैं किंतु वेग परिवर्तित होता है। वेग एवं त्वरण दोनों परिवर्तित होते हैं, त्वरण एवं चाल दोनों अचर रहते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर कांस्टेंट। फिर लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन एंड स्पीड आर कांस्टेंट बट वेलोसिटी चेंजेस। थर्ड लिखा हुआ, बोथ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी चेंजेस। एंड फोर्थ इज बोथ एक्सेलरेशन एंड स्पीड आर कांस्टेंट। सो चूज योर बेस्ट ऑप्शन। जल्दी से पढ़िए इसको। देखें, एक समान वृत्तीय गति होती है, मैं आपको याद दिला दूं पहले। जब कोई वस्तु एक समान समय में समान दूरी तय करती है तो इसमें चाल कांस्टेंट रहती है। एक समान वृत्तीय गति में जब वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी चाल कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। लेकिन वेग प्रति सेकंड दिशा बदलने के कारण बदलता है, क्योंकि वेग क्या है, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, और जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करता है। सो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट बट वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली। और वेलोसिटी चेंज होगी देन एक्सेलरेशन डेफिनेटली चेंज होगा। तो आंसर इज वेग एवं त्वरण दोनों परिवर्तित होते हैं, बोथ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी चेंजेस। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ना क्वेश्चन नंबर 6, अरे 6 आ जाओ भाई, 6 क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन आपके सामने है, क्या दिया हुआ है, इसको पढ़ें। देखें,
एक कार एक समान वेग से घर्षण युक्त सड़क पर गतिमान है न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार क्या रहने वाला है? कार को इंजन द्वारा कोई बल नहीं दिया जा रहा, या फिर कार को इंजन द्वारा अवश्य बल दिया जा रहा है। थर्ड है, कार में त्वरण उत्पन्न हो रहा है, कार की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। तो जैसे आप सोचते हैं जल्दी से आंसर बताएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए एक कार एक समान वेग से घर्षण युक्त सड़क पर गतिमान है, लिखा हुआ है न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार। तो प्रथम नियम के अनुसार यहाँ पर क्या होगा? कार के इंजन द्वारा अवश्य बल दिया जा रहा होगा, घर्षण मुक्त नहीं है, घर्षण युक्त है, यानी रफ सरफेस है, फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन सरफेस में क्या करेंगे? फ्रिक्शन सरफेस के लिए जब गाड़ी को चलाना होगा तो इंजन एक बल जरूर लगाएगा। तो इसका आंसर लिखेंगे बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें पढ़ सकते हैं आप क्या लिखा हुआ है? अ फोर्स इज श्योरली बीइंग अप्लाइड बाय इट्स इंजन, और यहां लिखा हुआ है कि कार को इंजन द्वारा अवश्य बल दिया जा रहा होगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। वेरी गुड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन। एक लिफ्ट में लगी स्प्रिंग तुला 60 किलोग्राम का व्यक्ति खड़ा होता है। किसी क्षण वह देखता है कि स्प्रिंग तुला का पार्ट 60 किलोग्राम से बदलकर 50 किलोग्राम हो गया, यानी उसका जो वजन है वो घट गया, उसमें जो एपरेंट वेट होता है, आभासी भार जिसको कहते हैं, वो घट गया। तो क्या लिखा हुआ है? तथा फिर पुराने पाठ्यांक पर आ जाता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? पहले 60 से 50 हो गया, 50 से 60 हो गया, तो पहले वजन घट रहा है फिर बढ़ रहा है। इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ सकते हैं a 60 kg man stand on a spring scale in the lift at some instant we find scale reading has changed from 60 kg to 50 kg। 60 से क्या हो गया भाई? 50 किलो। and for a while and then comes back to the original mark, what should we conclude? तो क्या पता चला? लिफ्ट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, एक्सेलरेशन से, रिटार्डेशन से? सोचकर बताइए। देखें इसमें क्या लिखा हुआ है? लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है अचल गति से, लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है। लिफ्ट जब अचल गति से ऊपर की ओर जा रही थी तब वह अचानक रुक गई। तो बेसिकली मैं आपको एक लिफ्ट की प्रॉब्लम समझा दूं। लिफ्ट में क्या होता है? 4 केस होते हैं लिफ्ट के। पहला केस होता है जिसमें लिफ्ट या तो रुकी हुई है या फिर एक समान वेग से नीचे आ रही है या ऊपर जा रही है, ठीक है। सो जब लिफ्ट एक समान वेग से नीचे आती है या ऊपर जाती है या रुकी हुई है तो उसका आभासी भार वास्तविक भार के एक समान होता है। यदि लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही है त्वरण के साथ विद एक्सेलरेशन, तो क्या होगा? आपने महसूस किया होगा लिफ्ट में, झूले में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारे भार में एक कमी महसूस होती है, जो हमें हमारे भार में कमी दिखाती है, जिससे कभी कभी हमें अपने पेट में कुछ भार में होती हुई कमी गुड़गुड़ की फॉर्म में अनुभव होती है। जैसे झूले से ऊपर जब नीचे आता है पेट में होता है ना, कुछ कुछ होता है जिसका नाम ही नहीं दे सकते। तो इट इज लाइक समथिंग कि वेट में क्या हो रहा है? डिक्रीजमेंट हो रहा है। और जब लिफ्ट या झूला नीचे से ऊपर जा रहा होता है ये एक्सेलरेशन से, तो उसमें क्या होगा? वेट बढ़ेगा। ओके, सो नीचे से ऊपर से नीचे आने पर वेट घटता है, नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ता है। और एक समान रुके होने पर या कांस्टेंट वेग से चलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फोर्थ कंडीशन होती है जब लिफ्ट टूट जाती है। जब लिफ्ट टूट जाती है तो इंसान की सांसें रुक जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसका आभासी भार शून्य हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, तो इसके आंसर क्या होना चाहिए इसका? सी। लिफ्ट जब अचल गति से ऊपर की ओर जा रही है तब क्या हो गया? अच्छा, वेट क्या हो रहा है इसमें? 60 से 50 हो रहा है। तो 60 से 50 जब नीचे से ऊपर जाएगा, देखते हैं आंसर क्या बच्चों ने लगाया है।
for upward acceleration जी। तो देखिए बिल्कुल ठीक है, इसका सी ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन कैसे हुआ एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि लिफ्ट में लगी स्प्रिंग वाला पर 60 किलोग्राम का व्यक्ति खड़ा है, किसी क्षण पर दिखता है कि अचानक से 60 से क्या हो गया 50। तो सडनली जब लिफ्ट नीचे से ऊपर जाएगी तो एक जर्क फील होगा, तो एकदम से क्या होगा उसका वेट 60 से क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, और अगले ही पल जब वो चलेगी या थोड़ी देर बाद, क्योंकि उसका वेट जो है 60 है, यहाँ लिखा हुआ ना अचर, एक होता है चर, चर मतलब जिसमें वैल्यू बदलती है, अचर मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी क्यों फर्क पड़ा, जब वो अचानक रुकेगी तो क्या होगा 60 से 50 आ जाएगा, एक जर्क फील होगा। तो यहाँ पर आंसर ठीक है, लिफ्ट जब अचल गति से ऊपर जा रही है एंड तब अचानक रुक जाती है तो 60 से क्या फील होगा 50 फील होगा। इट्स गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 8th क्वेश्चन आ जाए बच्चों के लिए, ये इंग्लिश में हो गया, ये आ गया 8th क्वेश्चन। यदि अविलंब बल को दोगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक का मान क्या होता है, ये तो आई थिंक सभी बच्चे बता देंगे। परिवर्तित नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, F इज इक्वल टू म्यू आर, तो घर्षण गुणांक हो गया म्यू इज इक्वल टू F अपॉन आर। तो यदि अविलंब बल को दोगुना करेंगे तो अविलंब बल से ही तो क्या बनता है फ्रिक्शन, तो दोनों डबल हो गए, तो दोनों डबल हो गए तो घर्षण गुणांक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये घर्षण गुणांक फर्क पड़ता है सतह की प्रकृति पर, नेचर ऑफ द सरफेस। ओके चलिए भाई बहुत बढ़िया, बढ़िया चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन, m द्रव्यमान का एक पिंड विराम से t1 समय में v वेग प्राप्त कर लेता है, इस पिंड पर t समय में किया गया कार्य समय t के फलन के रूप में क्या होगा। वर्क डन इन टाइम t on a body of mass m which is accelerated from rest to speed v in time t1 as a function of time t is given by, इक्वेशन बनानी है फॉर्मूले से। तो आपके पास वर्क डन होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर से, फटाफट मैं कर देता हूं इसको। w इज इक्वल टू, फॉर्मूला सभी को मालूम है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, सो w इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स को भी चेंज करेंगे क्योंकि बिना फोर्स को चेंज किए ऑप्शन मैच नहीं करेगा, सो फोर्स आपका हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट हो गया ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बिकॉज u इज 0 तो ये तो पार्ट हो गया 0 में, तो m a को हमने लिखा v अपॉन t और हाफ a को लिखा v अपॉन t और ये आ गया आपका t स्क्वायर, यहाँ पर टाइम t1 है, तो ये क्या आ जाएगा देखिए m v स्क्वायर t1 स्क्वायर हाफ बाहर लिख दीजिए m t स्क्वायर। So very good. This is your option D. Option D. चेक कर लीजिए बच्चों, समझ में आ गया? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, समान द्रव्यमान तथा समान त्रिज्या R के दो गोले परस्पर स्पर्श में रखे हुए हैं, यानी कांटेक्ट में रखे हुए जाते हैं, इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होगा। बल पूछ रहे हैं भाई, बल किस पर डिपेंड करता है, तो डायरेक्टली मत लिख दीजिएगा कि आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहां पर कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो जैसे कि फॉर्मूला आपने पढ़ा है, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर, F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर। तो यहां पर जब मास को हम चेंज करेंगे तो क्या आएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी,
तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। सेम दूसरे वाले के लिए भी होगा 4/3 पाई आर क्यूब। और डेंसिटी दोनों की चलो अलग कर दो, रो और ग्रेविटी अलग कर दो जी। नीचे बचा आर स्क्वायर, 2 पावर कम हो जाएंगी, 3 पावर और 1 पावर टोटल बचेगी R4। तो जो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R⁴ के। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सूर्य के परितल 2 ग्रह प्रतिवर्ष n1 n2 चक्कर लगाते हैं, उनकी कक्षाओं की औसत त्रिज्या डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n2/n1 2/3। तो इसका आंसर हो गया डी ऑप्शन। ओके, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और प्लैनेटरी मोशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे पहला नियम क्या होता है कि सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। सेकंड क्या होता है आपके कि सूर्य कहाँ स्थित होता है आपका फोकस पर, और जितने भी ग्रह चक्कर लगाते हैं उनकी क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, नियत कांस्टेंट। और तीसरा नियम होता है जब t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ होता है, यानी जितना समय लग रहा है उसका वर्ग अगर हम कर देते हैं तो जो दूरी है एवरेज डिस्टेंस है उसका क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दूरी को सेमी मेजर एक्सिस भी कहते हैं। एक मेजर एक्सिस होता है, एक माइनर एक्सिस होता है। t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। तो आंसर आ जाएगा n2/n1 पावर 2/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। हाँ जी, पहला लिखा हुआ चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है 1.2% है। पृथ्वी द्वारा द्रव्यमान पर लगने वाला बल चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में क्या होगा? अरे जब एक बॉडी m1 है, m2 दूसरी बॉडी है, एक बॉडी दूसरे पे फोर्स लगाए, दूसरी बॉडी पहले पे फोर्स लगाए, फोर्स तो सेम लगेगा। तो इसका आंसर नोट कर लीजिए भाई, समान रहेगा। इट इज द सेम, समान रहने वाला, इसमें चेंज क्यों होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिए गए तार के लिए टोटल बल F है। यदि तार की मोटाई 2 गुनी कर दी जाती है तो टोटल बल क्या होगा? तो टोटल बल पर क्वेश्चन पहले भी डिस्कशन हो चुका है, सेट नंबर 1 या 2 में डिस्कशन किया था हमने। तो बेसिकली यहां पर क्या होगा, जो एक दिए गए तार के टोटल बल F है, यदि तार की मोटाई को 2 गुना कर दिया जाए तो टोटल बल क्या होगा? यहाँ ऑप्शन में मुझे लग रहा है मिस्टेक कर दी टाइपिंग में, क्योंकि यहाँ पर आंसर जो आना चाहिए ना वो 2 आएगा। अगर टोटल बल के लिए यहाँ पर डबल कर दिया जाता है तो आंसर रहेगा 2F। नोट कर लीजिएगा ध्यान से कि अगर एक स्टिक लिए और उसके साथ दूसरी स्टिक लेते हैं तो जितना ज्यादा मोटाई बढ़ती जाएगी, एरिया बढ़ता जाएगा, टोटल बल भी हमें उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो डबल रहेगा इसका आंसर। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। असत्य कथन बताना है, गलती से सत्य कथन ना बताइएगा। असत्य कथन, स्पर्श कोण थीटा लेस देन 90 के लिए ससंजक बल छोटा होता है संजक से। ऐसे 4 कंडीशन दी हुई है, फटाफट से रीड करिए, बताइए आंसर। तो बाकी कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, तीनों कंडीशन सेम है। जो फोर्थ कंडीशन दी हुई है वो गलत है। एसेंट फॉर्मूला में हमने पढ़ा हुआ है कि जो हाइट होती है केस नली में, केस नली का कॉन्सेप्ट याद है ना, केस नली की मोटाई जितनी कम होती है, यानी त्रिज्या जितनी कम होगी ऊंचाई उतनी ज्यादा होगी। सो h इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो यहाँ पर ये गलत बात कर रहा है कि त्रिज्या आधी कर दी जाती है और ऊंचाई 4 गुना हो जाएगी, बिल्कुल गलत है। आधी करोगे वो डबल हो जाएगी, ठीक है, ट्वाइस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15,
आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्न में से किस पात्र में नमक के पूर्ण रूप से घुल जाने पर विलयन का ताप अधिक हो जाएगा? पहले वाले कंडीशन में दिया हुआ है वाटर, वाटर में सॉल्ट क्रिस्टल डाला हुआ है। दूसरे वाले में लिखा हुआ है कि वाटर में सॉल्ट इन पाउडर फॉर्म। आंसर सोच के बताइए, रीजन भी सोचिएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है इसमें। पता है ना, सॉल्ट क्रिस्टल समझ गए, यहाँ पर क्रिस्टल की फॉर्म में है और इसमें आपने क्या मिक्स किया हुआ पाउडर की फॉर्म में। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्न में से किस पात्र में नमक के पूर्ण रूप से घुल जाने पर विलयन का ताप अधिक होगा? तो इसमें आंसर होगा आपका बी। रीजन बता देता हूं, रीजन क्या रहेगा इसमें। देखें ए वाले कंटेनर में, ये आपका जो कंटेनर दिया हुआ है, ये कंटेनर आपको दिया हुआ है ए वाले कंटेनर में लिखा हुआ है सॉल्ट क्रिस्टल। जब सॉल्ट क्रिस्टल डालोगे तो क्रिस्टल डिसॉल्व होंगे तो उन्हें क्या चाहिए होगी? हीट चाहिए होगी। और वो हीट कहां से लेंगे? लिक्विड से लेंगे, इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। या हीट जब ली जाएगी तो उसमें क्या हो जाएगा? उसका टेम्परेचर क्या होगा? डाउन होगा। यहाँ पर ऑलरेडी वो पाउडर फॉर्म में है। पाउडर फॉर्म में जब वो घुलेंगे तो हीट, वहां पर कोई भी हीट वाटर से, लिक्विड से नहीं ली जाएगी। तो एज कंपेयर टू ए, बी वाले का जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा। यहाँ लिखा हुआ है विलयन का ताप अधिक कब होगा? तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, एक कृष्ण वस्तु से 27 डिग्री सेल्सियस 127 डिग्री सेल्सियस। अरे ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आपके कई बार क्वेश्चन आया हुआ इस तरह से, और आपने पढ़ा होगा इसमें नियम कि जो एनर्जी होती है वो टेम्परेचर की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सो E प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टू द पावर 4, E1 अपॉन E2 प्रोपोर्शनल टू हटा के T1 अपॉन T2 टू द पावर 4। टेम्परेचर को केल्विन में बदलना मत भूलिएगा। पहले 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, 273 ऐड करेंगे तो 300 बनेगा। ऐसे ही 127 को करेंगे, फटाफट से सॉल्व करेंगे, 300 और 400 हो गया, आंसर आएगा 81/256। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। वायु में पेंडुलम का आवर्तकाल T है। सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल T है। जब इसे पानी में दोलन कराए जाते हैं तब इसका आवर्त T डैश कितना हो जाता है? √2T हो जाता है। पेंडुलम के गोलक का घनत्व क्या होगा? घनत्व की बात कर रहे हैं तो फटाफट से बताइए आंसर क्या होना चाहिए। करके दिखाने दीजिए, सोचिए। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? पहला फॉर्मूला तो सेम होता है, T इज इक्वल टू 2 पाई, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में L/G होता है नहीं? तो बेसिकली यहाँ फर्क किस चीज पे पड़ने वाला है? ग्रेविटी पर। जैसे ही उसे किसी लिक्विड में डुबो देते हैं तो उसकी ग्रेविटी यानी कि यहाँ जो वेट है इसमें फर्क आ जाएगा। फर्क आने के बाद आप इसको आर्किमिडीज वाले फॉर्मूले से लगाएंगे। आर्किमिडीज का फॉर्मूला क्या बोलता है आपको पता है ना कि G डैश इज इक्वल टू G 1 माइनस सिग्मा बाय रो। इससे सॉल्व करेंगे और यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि गोलक का घनत्व कितना है। तो जब टाइम पीरियड आपका √2 टाइम्स हो गया, घनत्व कैलकुलेशन करके निकालोगे तो वैल्यू निकल कर आएगी 2। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, समझ में आ जाएगा, इजी क्वेश्चन है। अगले पर बढ़े, 17 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसी स्पीड से बढ़ते जाइए। क्वेश्चन नंबर 18। 18 का आंसर कितना है देखिए। ओह वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए भाई, एक व्यक्ति 30 मीटर कहां जा रहा है? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में, इसके पश्चात 20 मीटर जा रहा है वो पूर्व में, अंत में 30√2 जा रहा है दक्षिण पश्चिम में। बहुत सही। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको क्या करेंगे? आपने इसको डिवाइड किया भाई ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। सबसे पहले ये व्यक्ति जा रहा है 30 मीटर उत्तर में,
तो 30 मीटर उत्तर में भेज दीजिए 30 मीटर। फिर उसके बाद उसने लिखा तत्पश्चात 20 मीटर चला गया, यहाँ पर पूर्व में जाने दो 20 मीटर। और अब क्या लिखा हुआ है इसमें कि अब वो आ रहा है आपका 30√2 मीटर दक्षिण पश्चिम में, यानी साउथ वेस्ट में, यहां से लौटकर इधर आ रहा है साउथ वेस्ट में। तो जब साउथ वेस्ट में वो लौटकर आएगा तो अब आपको करना क्या है, कंपोनेंट करने होंगे। कंपोनेंट के लिए मैं डिफरेंट कलर यूज करता हूं। देखिए भाई, जब 30√2 है तो एक कंपोनेंट इसका नीचे होगा, एक कंपोनेंट इसका इधर होगा। एंगल 45 डिग्री है, 45 डिग्री की वजह से ये वैल्यू आ जाएगी 30√2 cos 45 और इधर आएगी 30√2 sin 45। तो ध्यान से देखेंगे कि 30√2 sin 45 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो गया। 30 मीटर इधर गया, 30 मीटर वापस आया, दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहां पर क्या हो रहा है आपका 30√2 ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है। कैलकुलेशन समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है, नो प्रॉब्लम। एक बार हम करते हैं स्क्रीन को क्लियर और दोबारा से हम आपको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। डायग्राम, बड़ा डायग्राम बना देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। चलिए, फिगर की जरूरत नहीं है, हम बना देंगे, ड्रॉ कर देंगे इसको, है ना। देखिए भाई, हमने इस तरह से यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ किया, ध्यान से सुनिएगा। हमने इसको माना ईस्ट, इसको मान लिया वेस्ट, इसको माना हमने नॉर्थ और इसको माना हमने साउथ। ठीक, अब मैं एक एक बात कर रहा हूं। सबसे पहले ये व्यक्ति यहां से ऊपर चला 30 मीटर, फिर ये व्यक्ति यहां से इधर चला 20 मीटर और फिर यहां से साउथ वेस्ट में चला है 30√2। अब ये बिल्कुल रिजल्टेंट जीरो बनाएगा नहीं बनाएगा इसका हम कुछ कह नहीं सकते। तो हमने क्या किया, इसमें हमने इसके किए कंपोनेंट। एक कंपोनेंट आएगा इधर, एक कंपोनेंट आएगा आपका एक्स एक्सिस में, एंगल बन रहा है 45 डिग्री। तो यहां पर ये वैल्यू लिखी जाएगी 30√2 cos 45, इसको लिखेंगे 30√2 sin 45। ओके, अब आपने क्या किया भाई, अब हम करेंगे कंपोनेंट से कैंसिल आउट। देखिए एक्स एक्सिस पर पहले वाई को देख लीजिए, 30 मीटर गया ऊपर, 30√2 cos 45 से √2 कैंसिल हो गए, 30 बचेगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 30 मीटर ऊपर जाना, 30 मीटर नीचे आना। फिर यहां पर हम बात करते हैं 20 मीटर राइट साइड में गया और 30√2 sin 45 लेफ्ट में गया, इससे कैंसिल हो गया 30। तो अब आप समझ गए होंगे, होशियार तो आप बहुत हैं कि 20 मीटर गया राइट साइड में ईस्ट में और 30 गया आपका वेस्ट में, तो फाइनल आंसर कितना बचेगा, 10 मीटर इन वेस्ट डायरेक्शन। ओके, आई होप इट इज क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो फिर से डिस्कस कीजिएगा, कोई दिक्कत हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। चलिए आगे हम वापस से उसी क्वेश्चन पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो चुका 17 हो गया, 18 हो गया। नाउ 19 क्वेश्चन, प्रारंभ में बिंदु के पृथ्वी के संपर्क में स्थित 1 मीटर त्रिज्या वाले पहिए के किसी बिंदु का विस्थापन क्या होगा जब पहिया क्षैतिज तक आगे बढ़ता है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है कि जब पहिया आगे की ओर बढ़ेगा तो पहले यहां पर है, फिर पहिया आगे बढ़ के यहां पहुंच गया, पहिए ज्यादा बड़े बन गए, एक और ये दो। पहले बिंदु यहां पर था ए पॉइंट, फिर बिंदु चला गया आधा चक्कर लगने के बाद यहां पर, ये आपको निकालना है। तो इसके निकालने के लिए आपने क्या किया, यहां से इसको ऐड कर दिया, इसे
जब रेडियस कितनी दी हुई है 1 मीटर, तो 1 + 1 ये हो जाएगा आपका कितना, डायमीटर हो गया ना ये, तो 1 + 1 ये हो गया 2, और ये डिस्टेंस हो जाएगी पाई आर। पूरा चक्कर होता है 2 पाई आर का, पाई आर आर की वैल्यू 1 तो आ गई पाई। अब आपको फाइंड करना है ए बी, तो ए बी क्या होगा, अंडर रूट में पाई का स्क्वायर प्लस डायमीटर 2 का स्क्वायर 4। दिस इज योर फाइनल आंसर, पाई स्क्वायर प्लस 4। आई होप इट इज क्लियर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ 20 क्वेश्चन। एक कार ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, 30 की चाल से वापस आती है, तो औसत चाल क्या रही होगी, औसत चाल क्या रही होगी। देखिए 20 और 30 से जाने का मतलब दूरी बराबर है, औसत चाल का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। जब दूरी समान होती है तो 2 पहली चाल कितनी 20, दूसरी कितनी 30, और दोनों का टोटल कितना 50। कैंसिल आउट कर दिया हमने, 0 से 0 कैंसिल कर दिए, 5 से कैंसिल कर दिए 4 बार, बहुत बढ़िया। 4 किया 12, 12 दूनी 24, आंसर आ गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी स्पीड से करते जाओ, सिलेक्शन पक्का है। यदि दो सदिश 2i + 3j - k और ये दूसरे सदिश कैसे हो, समांतर हो, तो लैम्डा का मान क्या होगा। तो जब ये समांतर होते हैं तो आपको पता होना चाहिए दोनों के कोएफिशिएंट का रेशियो क्या होता है, बराबर, यानी a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2। तो पहले वाले में कोएफिशिएंट कितना आ रहा है 2, दूसरे वाले में आ रहा है -4, इधर j में आ रहा है 3, इसमें क्या आ रहा है -6, इसमें आ रहा है -1, इसमें आ रहा है माइनस का लैम्डा। माइनस से माइनस खत्म कर दिया आपने, 2 से 4 2 टाइम, 3 से 6 2 टाइम, 1/-2 इज इक्वल टू 1 लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई -2। ऑप्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर प्लस लैम्डा लिखा हुआ था भाई, प्लस लैम्डा लिखोगे तो वो माइनस हट जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, करेक्शन था छोटा सा, प्लस लैम्डा। चलिए समझ में आ रहा है, बढ़िया। 4 क्वेश्चन और बाकी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज की जाए बच्चों के लिए। यदि दो सदिशों a तथा b का योग a + b और इनके अंतर का सदिश यानी a - b के लंबवत हो, तो क्या अनुपात होगा। बहुत सिंपल सवाल, बहुत बार आया हुआ है भाई, कर सकते हो हर कोई। तो इसमें क्या करना है आपको, जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कर देंगे, a + b डॉट प्रोडक्ट a - b एंड इट इज इक्वल टू 0। तो डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा आपका a² - b² बराबर 0। तो a² = b², अनुपात में लिखोगे तो a अनुपात b क्या आएगा, 1:1 आएगा, 1:1। कितना सरल सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, इसमें पूछा गया है a और b दोनों वेक्टर दिए हुए हैं आपको, और क्वेश्चन में पूछा गया है क्या a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं, a क्रॉस b निकालने के लिए हम लिखते हैं i j k, और जैसे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं मैथ्स में ऐसे सॉल्व करेंगे। पहले यहां लिखेंगे 3 1 2 2 -2 4, इसको सॉल्व करेंगे, लास्ट में जाके इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, अंडर रूट में करके i j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे। तो मैं आपको आंसर बता देता हूं, आंसर आएगा भाई, वेक्टर लेके आना चाहिए 8i - 8j - 8k, 8i माइनस का 8j - 8k, और तीनों का जब मैग्नीट्यूड करके निकालोगे तो 8 8 8 3 बार हो जाएगा, तो अंडरस्टूड हो गया कि क्या कितना आएगा, √38 आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्लास का मेरा टाइम हो रहा है, तो मैं 2 क्वेश्चन और हैं, इसको खत्म कर लेते हैं। क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव क्या होता है।
तो डायरेक्ट है, क्रांतिक ताप पर द्रव का प्रस्थ तनाव कितना होता है? 0 होता है, 0 होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, जब किसी द्रव की बूंद पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो तो उसका आकार निर्धारित किया जाता है। तो सीधे सीधे द्रव के प्रस्थ तनाव के द्वारा, इसका भी आंसर कितना हो गया? ए। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, द्रव के प्रस्थ तनाव के द्वारा। ठीक है, ये वाला आंसर है इसका। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड फाइनली इन द लास्ट, जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन से जुड़े रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यूनिक फिजिक्स बाय डॉक्टर दया। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 11, क्लास 11 और क्लास 12 के बच्चे रेडी रहिए, आपके लिए बेहतरीन बैच की शुरुआत कर चुके हैं। 17 के बाद एनडीए एयरफोर्स नेवी का बैच भी शुरू होगा। थैंक यू सो मच।